रात का वक्त था। स्वप्ना के पापा रमेश शर्मा और उसके छोटे चाचा सुरेंद्र खाने की मेज पर बैठे थे। अभी रमेश जी ने भात का पहला निवाला मुंह में लेने को उठाया ही था कि तभी स्वप्ना की जोरदार चीख सुनाई दी और उनके हाथ से निवाला छूटकर नीचे गिर गया। तभी रमेश जी और सुरेंद्र एक दूसरे की ओर हक्के बक्के होकर देखने लगे। फिर दोनों फटाफट उठे और स्वप्न के कमरे की ओर भागे। वहां जाकर जो देखा उसे दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा कुछ होने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। दोस्तों, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसीलिए आज हम आपको स्वप्न और मयंक की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिल्कुल देसी अंदाज में। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वप्ना का पूरा नाम था स्वप्ना शर्मा। उसके घर में उसकी मम्मी पापा, 3 बहनें और 2 भाई रहते थे। सबसे बड़ी बहन थी अंजलि और शर्मा उनके खानदान का कुल नाम था, जो उनके खानदान की पहचान था। स्वप्ना के पापा रमेश जी वो सरकारी नौकरी करते थे। स्वप्ना की बड़ी बहन अंजलि ने 12वीं पास कर लिया था और स्वप्ना अब भी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वैसे स्वप्ना और अंजलि दोनों की शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, क्योंकि उनका रंग तो सांवला था, लेकिन चेहरों की बनावट ठीक ठाक थी। स्वप्ना का कदकाठी इतना भरा पूरा था कि लोग उसे देखकर समझते कि वो अंजलि से बड़ी है, लेकिन जब बात होती तब पता चलता कि स्वप्ना छोटी है और अंजलि बड़ी। स्वप्ना के पिता रमेश जी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा जिद्दी था, इसलिए वो किसी की नहीं सुनते थे और वो जो ठान लेते वही करते थे। लेकिन यह भी सच है कि वो जितने जिद्दी थे उतने ही सीधे सादे भी थे। स्वप्ना के छोटे चाचा सुरेंद्र 2 महीने की छुट्टी लेकर विदेश से गांव आए थे। तो एक दिन रमेश जी ने कहा, सुरेंद्र, दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, इसलिए अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। इस पर सुरेंद्र ने जवाब दिया, भैया, अंजलि की शादी तो ठीक है, लेकिन स्वप्ना की शादी अभी क्यों? वो दिखने में भले बड़ी लगती हो, लेकिन अभी तो वो बच्ची ही है। उसका चाल चलन तो देखो, छोटे बच्चों जैसा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती भी है। वो अभी खुद का ध्यान भी नहीं रख पाती, तो ससुराल में अपना क्या ख्याल रखेगी? नहीं भैया, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। तभी रमेश जी ने कहा, देख भाई, तू जो कह रहा है वो मैं समझता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों बहनों की शादी एक ही दिन कर दूं। तब सबने रमेश को समझाया कि अंजलि की शादी कर दो, लेकिन स्वप्न की अभी नहीं, बाद में करना। लेकिन रमेश जी तो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने वही किया जो उन्होंने ठान लिया था और स्वप्न और अंजलि के लिए लड़के देखने की बात शुरू हो गई। और भगवान की मर्जी तो देखो, रमेश जी को जैसा चाहिए था वैसा ही हुआ। उन्होंने दोनों बेटियों के लिए 2 राजकुमार जैसे लड़के भी ढूंढ निकाले। लड़के इतने सुंदर और अच्छे थे कि उनके सामने स्वप्न और अंजलि कुछ भी नहीं लगती थी। उस समय भी दहेज का बहुत डिमांड था। आज भले दहेज थोड़ा कम हो गया हो, मगर आज भी अपने समाज में दहेज का भूत बैठा है, बस अब इसका नाम बदल गया है। लोग आजकल सीधा सीधा दहेज नहीं मांगते, बल्कि कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की को खुशी से घर बसाने का सामान दे देना। और इस सामान में लाखों करोड़ों की गाड़ी, घर भरने का बढ़िया फर्नीचर, रसोई के सारे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान और यहाँ तक कि हनीमून के लिए किसी हाईफाई शहर या विदेश घूमने का खर्चा भी शामिल होता है। तब रमेश जी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उन्हें अपने दोनों बेटियों की शादी के लिए एक एक को 25 लाख देने थे, यानी कुल मिलाकर 50 लाख। ये सिर्फ नकद नहीं, बल्कि एक महंगी चमचमाती गाड़ी, घर भरने के लिए बढ़िया फर्नीचर जैसे सोफा सेट, डबल बेड, डाइनिंग टेबल और किचन के लिए पूरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टीवी, वो भी सब ब्रांडेड। और हाँ, शादी के सारे बढ़िया इंतजाम का खर्चा भी जो लाखों में होता है। और मजे की बात यह है कि लोग इसे दहेज नहीं, बल्कि लड़की वालों का प्यार और आशीर्वाद का नाम देते हैं। इसलिए अब रमेश जी को दोनों लड़के वालों को 25-25 लाख यानी कुल 50 लाख रुपए देने थे। साथ ही लड़के वालों का खाना पीना भी कराना था। फिर भी रमेश जी तुरंत राजी हो गए। फिर शादी की तारीख पक्की हो गई और देखते देखते वो दिन भी आ गया। आज दोनों बहनों की हल्दी थी।
सब स्वप्ना से कह रहे थे, तेरी शादी हो रही है, अब तू अपने पति के साथ दिल्ली में रहेगी, क्योंकि स्वप्ना का होने वाला पति दिल्ली में नौकरी करता था। लेकिन स्वप्ना बार बार कहती, कैसी शादी, मुझे नहीं पता, ये सब बातें छोड़ो। और तभी हल्दी का दिन आ गया। तो हल्दी के लिए दोनों बहनों को सजाया गया। तब हल्दी के कपड़ों में स्वप्ना को बहुत बेचैनी हो रही थी, तो वो सबको बोलती, प्लीज ये सब उतार दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये क्यों पहनाया गया है। और उधर उनके घर से लड़के वालों के घर हल्दी ले जाने की तैयारियां भी चल रही थी। लेकिन इधर स्वप्ना ने जिद पकड़ ली कि वो अंजलि के ससुराल जाएगी। तब सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। तो स्वप्ना बोली, अरे मुझे कोई समझेगा भी, मैं केवल हल्दी लगाकर चली आऊंगी। इस पर उसकी चाचा की बेटी काजम ने हंसते हुए कहा, पागल हैं क्या, थोड़ी देर में तेरे ससुराल से लोग आएंगे तुझे हल्दी लगाने। तभी सब इस बात पर ठाके मारकर हंस पड़े। फिर किसी तरह हल्दी का रस्म पूरा हुआ और शादी का दिन आ गया। शादी के दिन जब अंजलि की मांग में सिंदूर भरा जाने लगा तो वो बहुत रोई, जिसे देखकर स्वप्न अपने मन ही मन सोचने लगी, मांग में सिंदूर लगाने से क्या होता है और इसमें रोने की क्या बात है। तब अंजलि ने बहुत रो धोकर आखिरकार अपने मांग में सिंदूर भरवा लिया। लेकिन जब स्वप्न की बारी आई तो उसने 1 सेकंड भी नहीं लिया, फट से अपनी मांग में सिंदूर डलवा लिया, क्योंकि तब वो सोच रही थी कि मांग में सिंदूर ही तो लगाना है, इसलिए इसमें इतना वक्त लगाने की क्या जरूरत। हालांकि तब सभी जानते थे कि स्वप्ना इन बातों को नहीं समझती है। तब उसने बस देखा देखी मांग भरवा लिया और शादी पूरी हो गई। और अब विदाई का वक्त आया। तब जब स्वप्न को यह पता चला कि उसे अपने पति के साथ जाना है तो वो डर गई। तब उसने चीख चीख कर कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन नहीं जाऊंगी। तब उसे मनाने की बहुत कोशिश की गई। सबने समझाया, बस आज की रात वहां रहना है, कल तुझे वापस ले आएंगे। लेकिन स्वप्न टस से मस न हुई। आखिरकार उसकी चचेरी और ममेरी बहनें भी उसके साथ चली गई। तब जाकर स्वप्न ससुराल जाने को राजी हुई। उस दिन उसकी सुहागरात नहीं हुई, क्योंकि स्वप्ना को माहवारी थी, इसलिए 5 दिन बाद उनकी सुहागरात का इंतजाम किया गया। तब उस रात को स्वप्ना की भाभियों ने स्वप्ना को सब कुछ समझाया। तब स्वप्ना को भाभियों ने जो कुछ उसे समझाया था वो उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसा। तभी उसका पति मयंक बड़े खुश मिजाज में उसके कमरे में आया। स्वप्ना तब तक पलंग पर चुपचाप बैठी थी। तभी दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर उसने अपना घूंघट उठाया तो देखा एक लड़का दरवाजा बंद कर रहा था। तो स्वप्ना को कुछ समझ नहीं आया, तो वो मन ही मन सोचने लगी, ये लड़का कौन है और इसके लिए मुझे सजा धजा कर क्यों बिठाया गया है, जबकि मुझे तो नींद आ रही है। क्योंकि तब उसे ये भी नहीं पता था कि यही लड़का उसका पति मयंक है। तभी मयंक स्वप्न के पास आकर बैठ गया। फिर उसने धीरे से स्वप्न का घूंघट हटाया तो स्वप्न की आंखें फटी की फटी रह गई। अब वो बस उसे घूर ही रही थी। लेकिन मयंक अब रोमांटिक मूड में था, तो उसने धीरे से स्वप्न का हाथ पकड़ा और उसे गले लगाने की कोशिश किया। लेकिन स्वप्न को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने जोर से धक्का मारकर मयंक को दूर कर दिया और चीख पड़ी। तो मयंक घबराकर उठा और उसका मुंह दबाते हुए बोला, चुप चुप, कोई सुन लेगा, तू ऐसे चीख क्यों रही है, कोई ऐसा चिल्लाता है क्या, अगर कोई सुन तो क्या सोचेंगे। तब स्वप्न मन ही मन सोच रही थी, लगता है ये मुझे मारेगा, इसलिए उसने डर के मारे मयंक का हाथ काट लिया और कमरे से भाग निकली। उस वक्त घर में अब भी सब जाग रहे थे और ड्राइंग रूम में सारे लोग बैठे थे। तभी स्वप्ना दौड़कर अपनी सास के गले लग गई। तभी मयंक भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर आया। तभी उसकी सास ने पूछा, क्या हुआ बेटी, क्या बात है। तो स्वप्ना रोते हुए बोली, वो आदमी मुझे पकड़ने लगा था, वो बहुत खराब है। जब मैंने चीख मारी तो उसने मेरा मुंह दबा दिया, जैसे मुझे मारने वाला हो। इतना सुनते ही सब समझ गए कि बात क्या है। तब मयंक शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। तभी वहां मौजूद सारे लोग मुस्कुराने लगे, क्योंकि सबको साफ साफ समझ आ गया था कि हुआ क्या था। तभी स्वप्न की सास ने उसकी बड़ी भाभी यानी जेठानी को इशारा किया
उस रात स्वप्ना अपनी जेठानी के साथ रही। फिर अगले दिन स्वप्ना अपने मायके लौट आई। तब मयंक भी उसके साथ आया। हालांकि उसके स्वप्न के घर में किसी को उसके ससुराल की बात नहीं पता थी। तो वहां स्वप्न की चचेरी बहन ने मजाक में पूछा, कैसी हो दीदी, और सुहाग रात कैसी रही, और जीजा जी ने क्या क्या तोहफे दिए। तब ऐसी बातों पर स्वप्ना को शर्माना चाहिए था, लेकिन उसने उल्टा कहा, कैसी सुहाग रात, कैसा तोहफा, तुम भी क्या बकवास करती हो। तब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए उसकी चचेरी बहन को लगा कि स्वप्न से बात करने का कोई फायदा नहीं। तो उसने मयंक से पूछा। तो मयंक ने रात की सारी बात खोलकर बता दिया। तो उसकी साली हंसते हंसते लौटपोट हो गई। तभी मयंक बोला, साली जी, आप हंस रही हैं? कल मेरी क्या हालत हुई थी, आप देखती तो समझती। उस रात खाने पीने के बाद स्वप्ना और मयंक को फिर एक कमरे में भेज दिया गया। तब मयंक मन ही मन सोच रहा था, कल हाथ पकड़ने पर चीख पड़ी थी, आज फिर हाथ पकड़ूं तो क्या फिर चिल्लाएगी। उधर रमेश जी और सुरेंद्र थक हार कर बाहर से लौटे थे, तो दोनों ने हाथ मुंह धोकर खाने बैठे थे। इधर मयंक हिम्मत जुटाकर स्वप्ना का हाथ पकड़ने की सोच रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके स्वप्ना का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी स्वप्ना फिर जोर से चीख पड़ी। तब उसकी चीख सुनकर सब कमरे की ओर दौड़े। तो मयंक शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। अब उसे सबके सामने बेइज्जती का एहसास होने लगा था। तब स्वप्ना ने अपने पिता रमेश जी को देखते ही उनके गले से लग गई और बोली, पापा, ये आदमी मेरा हाथ पकड़ रहा था, ये अच्छा नहीं है। अब रमेश जी को समझ आ गया कि क्या हुआ है। तभी उधर सुरेंद्र गुस्से भरी नजरों से अपने भाई रमेश की ओर देख रहा था। तभी रमेश को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब क्या हो सकता था। तब उन्होंने स्वप्ना की मम्मी से कहा, इसे ले जाओ। फिर मयंक से बोले, बेटा तुम बुरा मत मानना, स्वप्ना को अब भी इन बातों की समझ नहीं है, मैंने ही जल्दबाजी में गलती कर दी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस पर मयंक ने कहा, पापा की मैंने कुछ बुरा नहीं माना, आप यूं माफी मत मांगिए, सब वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उस दिन बात वहीं खत्म हो गई। फिर 4-5 दिन बाद स्वप्ना अपने ससुराल लौटी। वहां मयंक की भाभियों ने मयंक से पूछा, देवर जी ससुराल में क्या क्या हुआ। तो मयंक ने सारी बातें खोलकर अपनी भाभियों को बता दिया। तो इसकी भाभियों ने हंसते हुए कहा, देखो देवर जी, स्वप्ना अभी छोटी है, उसे ये सब समझ नहीं आता, इसलिए उसे धीरे धीरे प्यार और भरोसे से अपना बनाना होगा। इस पर मयंक ने कहा, भाभी 1 हफ्ते बाद मुझे दिल्ली वापस जाना है, फिर क्या होगा। तो उसकी भाभियों ने जवाब दिया, फिक्र मत करो देवर जी, हम सास ससुर जी से बात करके स्वप्ना को भी दिल्ली भेजने का इंतजाम करते हैं। वैसे तो स्वप्ना को दिल्ली जाने की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो कभी दिल्ली नहीं गई थी, पहली बार जा रही थी। वैसे भी वो बहुत लोगों से सुनी थी कि दिल्ली बहुत सुंदर है और वो उसे देखने को बेताब थी, इसलिए स्वप्ना को दिल्ली जाने की बहुत खुशी थी। लेकिन दिल्ली आकर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। स्वप्ना को घर का कोई काम नहीं आता था, रसोई तो दूर, वो घर भी नहीं संभाल पाती थी, क्योंकि उसके मायके में इसकी मम्मी और उसकी अंजलि दीदी ही सारे काम करती थी। तो स्वप्ना ने कभी कुछ सीखा ही नहीं, इसलिए अब सुबह 6 बजे मयंक उठकर नाश्ता बनाता, फिर स्वप्ना को नाश्ता खिलाकर वो ऑफिस चला जाता। लेकिन उसे स्वप्ना को घर में अकेला छोड़ने की चिंता सताती रहती थी, क्योंकि स्वप्ना बहुत चंचल थी, उसे एक जगह शांत बैठने की आदत नहीं थी। तो मयंक को डर था कि कहीं वो अकेले में घर से निकलकर कहीं चली न जाए, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। तब वे 3री मंजिल पर रहते थे। दूसरी मंजिल पर एक और परिवार था। वहां की भाभी रेशमा का पति भी सुबह काम पर चला जाता था, तो वो दिन भर फ्री ही रहती थी। तो मयंक ने रेशमा भाभी को स्वप्न की सारी बातें बताया। तो सब कुछ सुनकर रेशमा भाभी बोली, मयंक तुम फिक्र मत करो, तुम निश्चिंत होकर ऑफिस जाओ, जब तक तुम नहीं लौटते मैं स्वप्ना के साथ रहूंगी। उस वक्त रेशमा के पति भी वहां थे, उन्होंने भी हामी भर दिया। उसके बाद रेशमा भाभी दिन भर स्वप्न के साथ रहती। अब मयंक स्वप्ना से बहुत प्यार करने लगा था।
हर दिन ऑफिस से लौटते वक्त वो स्वप्ना के लिए लाल गुलाब और चॉकलेट आइसक्रीम लाता, क्योंकि उसे पता था कि स्वप्ना को चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत पसंद है। कभी कभी रात को वो उसे गोलगप्पे खाने भी ले जाता, लेकिन अभी तक उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना था और मयंक ने कभी जोर जबरदस्ती भी नहीं किया, क्योंकि वो समझता था कि स्वप्न को प्यार और समझ से जीतना होगा, न कि जबरदस्ती से। दिल्ली आने के बाद दोनों एक साथ सोते थे, लेकिन अलग अलग। एक रात मयंक ने स्वप्न से कहा, स्वप्ना, तुम्हें भूत से डर लगता है? वैसे स्वप्ना को भूतों से बहुत डर लगता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि भूत होते हैं या नहीं, लेकिन वो अपने चाचा चाची की बातों से सुनी थी कि जिन्न, परियां और चुड़ैलें होती हैं। इसलिए वो डरते डरते बोली, भूत क्यों? यहाँ भूत है क्या? मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। इस पर मयंक मुस्कुराया और बोला, सिर्फ भूत ही नहीं, यहाँ तो एक चुड़ैल भी है। कभी कभी वो ही करके हंसती है, और जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती वो उनकी गर्दन मरोड़ देती है। तभी कहीं से ही की हंसी की आवाज आई, जिसे सुनकर स्वप्ना डर के मारे मयंक से लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। तब मयंक को तो बस यही चाहिए था, तो उसने भी स्वप्न को प्यार से गले लगा लिया। तब स्वप्न बहुत देर तक मयंक से लिपटी रही। तभी मयंक ने रोमांटिक अंदाज में कहा, क्या बात है, डर लग रहा है? तो स्वप्ना बोली, सुन नहीं रहे? वो चुड़ैल अभी भी हंस रही है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मयंक ने कहा, ठीक है, मेरी छाती से लगी रहो। तब स्वप्ना उसी तरह मयंक से लिपटकर सो गई। लेकिन मयंक को नींद कहां? स्वप्ना को अपनी बाहों में पाकर उसका मन उसे और करीब लाने को बेचैन था। फिर भी उसने खुद को रोका। तब बस वो प्यार से स्वप्न के सिर पर हाथ फेरता रहा, उसके माथे पर चूमता रहा। ऐसा करते करते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मयंक की आंख खुली तो देखा स्वप्ना अभी भी उससे लिपटकर सो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा ढक गया था। तो मयंक ने धीरे से बाल हटाया और स्वप्न के चेहरे को एक तक देखने लगा। फिर उसने उसमें माथे पर हल्का सा चूमा और उठने लगा। तभी स्वप्ना की नींद टूटी। तब उसे उठते देख वो फिर उससे लिपट गई और बोली, आप कहां जा रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, कहीं वो चुड़ैल ना आ जाए। इस पर मयंक हंसकर बोला, अरे चुड़ैल दिन में नहीं आती, वो सिर्फ रात को आती है। इतना सुनकर स्वप्ना ने राहत की सांस ली और बोली, अच्छा तो अब डरने की बात नहीं है ना? फिर वो बोली, लेकिन मुझे भूख लगी है। तो मयंक ने कहा, क्या खाएगी? अभी नाश्ता बनाने में वक्त लगेगा, तो मैं बाहर से ले आता हूं। इतना कहकर वो नाश्ता लाने चला गया। उस दिन मयंक ने स्वप्न को नाश्ता कराया और ऑफिस निकल गया। फिर रात को खाने के बाद जब दोनों सोने गए, तभी फिर से वही ही की हंसी सुनाई दी। तो स्वप्न आज भी डरकर मयंक से लिपट गई। इस तरह दोनों हर रात एक दूसरे को गले लगाकर सोने लगे, लेकिन उनके बीच कुछ और नहीं होता था। इस तरह अब स्वप्न को मयंक से लिपटकर सोने की आदत पड़ गई थी, इसलिए उसे अब चुड़ैल की हंसी की जरूरत भी नहीं थी। एक रात स्वप्न मयंक की बाहों में सिर रखकर लेटी थी, तो मयंक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, स्वप्ना, एक बात कहूं, मानोगी? तो स्वप्ना बोली, क्या बात? बोलिए ना। तो मयंक ने कहा, मेरे साथ प्यार करोगी? मुझे बहुत प्यार चाहिए और कोई नहीं है जो मुझे प्यार दे। जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, वैसे ही मुझे भी कोई चाहिए जो मेरा ध्यान रखे, मुझसे प्यार करे। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? इस पर स्वप्ना चुप रही, मगर वो मयंक की बाहों में लेटी रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी मयंक ने फिर से कहा, मुझे पता था तुम नहीं कर पाओगी, इसलिए सोच रहा हूं किसी और को लाऊं जो मेरा ख्याल रखे, और फिर तुम्हें मायके भेज दूंगा। स्वप्ना तब भी चुप रही। तभी फिर से कहीं से ही की हंसी आई। तो स्वप्ना डरकर मयंक से और जोर से लिपट गई, क्योंकि तब उसे समझ आ गया कि ये चुड़ैल की हंसी है। तभी मयंक ने स्वप्न को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती, चुड़ैल उनकी गर्दन मरोड़ देती है। मगर उस रात स्वप्ना और कुछ नहीं बोली, वो बस मयंक से लिपटकर सोई रही। अगली सुबह मयंक से पहले स्वप्ना की आंख खुली तो वो मन ही मन सोचने लगी
आज मैं सारे घर का काम अकेले करूंगी, क्योंकि हर बार मयंक ही मेरे लिए खाना बनाता है। आज मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी। ये सोचकर वो रसोई में चली गई। लेकिन मुसीबत ये थी कि स्वप्ना को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो वो सोचने लगी, क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। फिर मन ही मन बोली, जो होगा देखा जाएगा, जो बन पड़ेगा वही बनाऊंगी। ये सोचकर उसने चूल्हे पर चाय चढ़ाई, लेकिन आग जलाते वक्त उसका हाथ जल गया। फिर भी स्वप्ना ने हार नहीं मानी। हाथ जल रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, मगर वो कभी हाथ को पानी में डुबोती तो कभी प्याज काटती। ऐसे ही उसने कुछ न कुछ बनाया, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसने क्या बनाया। फिर वो मयंक को जगाने गई तो देखी कि वो अभी भी सो रहा है। तो स्वप्ना ने आवाज दिया तो मयंक उठकर बैठ गया, लेकिन उसने अभी तक स्वप्ना को गौर से नहीं देखा था। तब आंखें मलते हुए उसने स्वप्ना की ओर देखा और हंस पड़ा। फिर बोला, अरे ये क्या हाल बना लिया अपने माथे का, क्योंकि तब उसके मुंह पर हल्दी और मसाले लगे हुए हैं। तब स्वप्ना अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने अपना मुंह तक नहीं देखा था। तभी उसने अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछा और बोली, खाना तैयार है, आप फ्रेश होकर आइए। ये सुनकर मयंक हैरान रह गया। उसे लगा कि स्वप्ना ने उसकी रात वाली बात को दिल से लगा लिया। फिर उसने पूछा, तुमने खाना बनाया? तुझे खाना बनाना आता है? इस पर स्वप्ना बोली, पता नहीं क्या बनाया, आप आइए और देख लीजिए। इस पर मयंक को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी दबाया और फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वो खाने की मेज पर बैठा। आज मयंक की ऑफिस की छुट्टी थी, तो उसने खाना देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर खाने का स्वाद लिया तो कहीं नमक ज्यादा था, कहीं मिर्च और हल्दी ज्यादा। लेकिन स्वप्ना ने इतनी मेहनत से अपना हाथ जलाकर खाना बनाया था। तो मयंक ने बड़े प्यार कहा, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। अब वो खाने ही वाला था कि उसकी नजर स्वप्ना के हाथ पर पड़ी। उसका हाथ बुरी तरह जल चुका था। ये देखकर मयंक फटाफट उठा और स्वप्ना का हाथ देखने लगा। तब उसका दिल जैसे बैठ गया। वो बोला, ये तुझे क्या हो गया? तुझे किसने कहा था खाना बनाने को? देखो तो कितना जल गया है, बहुत दर्द हो रहा है ना। फिर वो पागलों की तरह स्वप्ना के हाथ को फूंकने लगा। फिर उसने स्वप्ना को कुर्सी पर बिठाया और फार्मेसी से जलने की क्रीम लाने दौड़ा। लौटकर उसने स्वप्ना के हाथ पर क्रीम लगाया। तब उसकी आंखें नम थीं। फिर वो बोला, अगर हाथ जलने की जगह कुछ और बड़ा हो जाता तो मेरा क्या होता? ये सोचा है कभी? वैसे भी तुम्हें खाना बनाने को किसने कहा? तब स्वप्ना अपना सिर झुकाकर कहा, क्यों? आपने ही तो कल रात को कहा था कि जैसे आप मेरा ख्याल रखते हैं वैसे ही आपको कोई चाहिए जो आपका ध्यान रखे, इसीलिए मैंने आपके लिए खाना बनाया। इस पर मयंक बोला, तो क्या हाथ जलाकर मेरे लिए खाना बनाओगी? इस पर स्वप्ना ने जवाब दिया, अरे आपने ही तो कहा था कि अगर मैं आपका ख्याल नहीं रख सकती तो किसी और को लाएंगे और मुझे मायके भेज देंगे। तभी मयंक ने स्वप्ना का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में आंखें डाला और बोला, तुझे मायके जाने की इच्छा है? वहां तो सब है, यहाँ तेरा कौन है? इस पर स्वप्ना बोली, यहाँ आप है ना। तभी मयंक ने रोमांटिक अंदाज में कहा, मैं तेरा कौन हूं? मैं तो तेरा कुछ नहीं लगता। तभी स्वप्ना ने कहा, भाभीियों ने मुझे बताया था कि आप मेरे पति हैं, लेकिन पति क्या होता है मुझे नहीं पता। बस इन दिनों आपके साथ रहते रहते न जाने क्यों मन में एक मोह सा बंध गया है। रात को आपको गले लगाकर सोती हूँ, अब ये मेरी आदत बन गई है। अब तो आपके बिना नींद ही नहीं आती। इस पर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, अरे पगली, इसे ही तो प्यार कहते हैं। फिर स्वप्ना बोली, पता नहीं, लेकिन मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मयंक ने पूछा, बस अच्छे लगते हैं और कुछ नहीं? तो स्वप्ना बोली, और कुछ मतलब? तो मयंक ने कहा, और कुछ यानी प्यार? तुझे मुझे गले लगाने का, प्यार करने का मन नहीं करता? इस पर स्वप्ना ने कहा, तो आप करते क्यों नहीं? तभी मयंक ने रुककर कहा, मुझे तो तुझे प्यार करने का बहुत मन करता है। फिर स्वप्ना बोली, तो करते क्यों नहीं? इस पर मयंक ने हंसते हुए जवाब दिया, कैसे करूं? उस दिन जो तेरा हाथ पकड़ा था तो तूने चीख चीख कर मुझे सबके सामने बेइज्जत जो कर दिया, याद है ना वो रात? इसलिए डरता हूं कि अब प्यार करूंगा तो कहीं फिर से चीख न मार दो।
यहाँ तो मोहल्ले वाले आकर मुझे पीट ही देंगे। इस पर स्वप्न ने शर्माते हुए कहा, छी, इतना हिम्मत है, अगर कोई आपको छूने की हिम्मत भी करे तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी। इस पर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, किसी का हाथ तोड़ने की जरूरत नहीं, बस तुम मुझे प्यार करो, बस यही काफी है। अब बोलो, करेगी मुझसे प्यार? तो स्वप्न ने मयंक की आंखों में देखकर कहा, अगर आप सिखा देंगे तो मैं जरूर करूंगी। इस पर मयंक ने मजाक में कहा, जो सिखाऊंगा वो कर पाओगी ना? तभी स्वप्ना ने जिद्दी अंदाज में कहा, हाँ कर पाऊंगी, आप बस एक बार सिखाइए, फिर देखिए मैं करती हूं कि नहीं। इस पर मयंक बोला, सुनो, आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो चलो आज तुम्हें प्यार करना सिखाता हूं, लेकिन वादा करो कि चीखोगी चिल्लाओगे नहीं। अगर चीखोगी तो रात को जब चुड़ैल आएगी फिर मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। वैसे भी स्वप्ना को भूत चुड़ैल से बहुत डर लगता था, तो वो फटाफट बोली, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चीखूंगी। फिर मयंक ने कहा, देखो पहले थोड़ा दर्द होगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बेझिझक मुझे बता देना। इस पर स्वप्ना ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, ठीक है। अब मयंक को स्वप्न की हामी मिल गई थी, तो उसने उसे गोद में उठाया और कमरे में ले गया। फिर उसने स्वप्ना को बेड पर लिटाया और प्यार से चूमने लगा। तब स्वप्ना को पहली बार किसी मर्द का ऐसा स्पर्श मिला था, तो उसे अजीब भी लग रहा था, लेकिन अच्छा भी। तब मयंक भी उससे बार बार पूछ रहा था, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? तब स्वप्ना हर बार सिर हिलाकर ना कह देती। फिर मयंक ने उसे और जोर से गले लगाया। तब उसका हर स्पर्श स्वप्न को प्यार और स्नेह से भर रहा था, जिससे स्वप्ना का शरीर सिहर उठा। अब उसे एक अनजाना सुख और आनंद मिल रहा था। तभी उसने अनजाने में मयंक को गले लगा लिया, तो मयंक समझ गया कि स्वप्ना अब तैयार है। फिर धीरे धीरे दोनों प्यार की गहराइयों में खो गए। पहले स्वप्ना को थोड़ा दर्द हुआ और उसने रोकने की कोशिश भी किया, लेकिन मयंक ने बड़े प्यार से उसे समझाया। फिर आखिरकार दोनों परम सुख में डूब गए। तब सुबह से दोपहर तक और फिर शाम तक दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भरकर खूब प्यार किया। इसके बाद भी स्वप्न मयंक की बाहों में सिर रखकर लेटी थी। तो मयंक ने कहा, आज तुम्हें अपना बनाकर मुझे सच में बहुत खुशी मिली। अब मेरा दिल आनंद से भर गया है। वैसे एक बात कहूं, बुरा मत मानना। इस पर स्वप्ना बोली, क्या बात, बोलिए ना। तो मयंक ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं थी, मैं तो बस तुझसे मजाक कर रहा था। मैं टेप रिकॉर्डर में हंसी की आवाज चलाकर तुम्हें डराता था। तभी उसने बिस्तर के नीचे से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला और स्वप्ना को दिखाया। फिर उसने उसे ऑन किया तो उसमें से वही डरावनी हिही वाली हंसी निकली। फिर मयंक बोला, स्वप्ना मुझे माफ कर दे, आखिर मैं क्या करता? तुम्हें अपने करीब लाने का मन तो बहुत करता था, लेकिन तुम तैयार नहीं थी, इसलिए ये तरकीब अपनाया। इस पर स्वप्ना कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे मयंक की इस हरकत में कोई बुराई नहीं लगी, इसलिए वो बस चुप रही। हाँ, उसे चुड़ैल की हंसी से बहुत डर लगा था। तभी मयंक ने फिर कहा, आज हमारे बीच से सारी दूरियां मिट गईं। अब हर दिन ऐसे ही प्यार करने में कोई दिक्कत तो नहीं? इस पर स्वप्ना ने बिना कुछ बोले मयंक को गले लगा लिया। तो मयंक समझ गया कि स्वप्ना का जवाब हाँ है। तो दोस्तों, इस तरह गांव की भोली भाली स्वप्ना एक गृहिणी बन गई। वो मयंक की आंखों का तारा बन गई। अब मयंक उसे जी जान से प्यार करता था और स्वप्ना भी उसका पूरा साथ देती थी, इसलिए उनकी जिंदगी अब प्यार और खुशियों से भर गई थी। तो दोस्तों, ये थी स्वप्ना और मयंक की प्यार भरी कहानी। एक मासूम लड़की का सफर जो प्यार और विश्वास के साथ एक नए जीवन की शुरुआत तक पहुंचा। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में प्यार और धैर्य हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।